The war in West Asia has entered its 7th day. Donald Trump says he's not currently mulling. एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान में सुप्रीम लीडर के घर पर हमला हुआ है। यहाँ भी अमेरिका जिस तरह ये ईरान सरकार की ओर से दावा Offloaded crew of an Iranian navy, missing him as a lightweight. दुबई रेगिस्तान की बंजर जमीन पर इंसान की जिद और दौलत का सबसे बड़ा सबूत, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया का प्लेग्राउंड कहा जाता है। यहाँ जंग, गरीबी और पॉलिटिक्स की बातें करना मना है। यहाँ सिर्फ फ्यूचर की बातें होती हैं। स्टील, कांच और सोने से बना एक ऐसा बुलबुला जहाँ दुनिया भर के लोग अपनी हकीकत को भूलने आते हैं। लेकिन 28 फरवरी 2026 की सुबह वह बुलबुला हमेशा के लिए फूट गया। सुबह के 4 बजने वाले थे। टूरिस्ट अपने होटलों में गहरी नींद में थे और तभी आसमान से मौत बरसने लगी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। उस एक रात ने मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। जिसे दुनिया सबसे सेफ कोना मानती थी, वो अब युद्ध का सबसे खतरनाक मैदान बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, ये चिंगारी किसने सुलगाई और इसकी कीमत हम इंडियंस को अपने घर में बैठकर कैसे चुकानी पड़ी? कहानी उस रात शुरू नहीं हुई जब मिसाइलें गिरी। इसकी स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। बंद दरवाजों के पीछे वॉशिंगटन और तेल अवीव के वॉर रूम्स में वॉशिंगटन पोस्ट की एक लीक हुई खुफिया रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसे बाकायदा प्लान किया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने महीनों तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फाइनल स्ट्राइक के लिए मनाया था। दिसंबर 2025 ईरान अंदर से टूट रहा था। उनकी करेंसी रियाल रद्दी का टुकड़ा बन चुकी थी। महंगाई 70% बरस गई थी। पब्लिक अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। पश्चिमी ताकतों को लगा यही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। उन्हें लगा कि एक बड़ा हवाई हमला ईरानी सरकार की कमर तोड़ देगा और वहां तख्ता पलट हो जाएगा। वे इतिहास लिखने चले थे, लेकिन वे इतिहास की सबसे बड़ी गलती दोहराने जा रहे थे। 28 फरवरी की रात अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंटली अपना मिशन लॉन्च किया। नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। वादा किया गया था एक सर्जिकल स्ट्राइक का, लेकिन उनका असली निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट नहीं थे। उनका निशाना था ईरान की टॉप लीडरशिप। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। अयातुल्ला खामेनेई अपने घर पर थे जब गाइडेड मिसाइलों ने उनकी पूरी बिल्डिंग को मलबे में बदल दिया। सिर्फ वो नहीं, उनका पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। अमेरिका में जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2003 के इराक वॉर वाले अंदाज में ऐलान किया, तानाशाह खत्म हुआ, अब ईरान आजाद है। इतिहास गवाह है, सद्दाम हुसैन को हटाया गया, इराक जल गया, गद्दाफी को मारा गया, लीबिया खंडहर बन गया। पश्चिम को लगा कि सिर काटने से शरीर सरेंडर कर देगा, लेकिन वे भूल गए कि वे किसी संगठित सेना से नहीं बल्कि एक कट्टर विचारधारा से लड़ रहे थे। ईरान ने मातम नहीं मनाया, उसने बदला चुना। ईरान जानता था कि वह सीधे अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने वो हथियार निकाला जिसे उसने दशकों से छिपाकर रखा था। IRGC ने ऑपरेशन शुरू किया, ट्रू प्रॉमिस चार्ट। निशाना वॉशिंगटन नहीं था, निशाना थे अमेरिका के दोस्त दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनामा। 137 बैलिस्टिक मिसाइल, 200 सुसाइड ड्रोन एक साथ UAE और खाड़ी देशों की तरफ दागे गए। दुबई का डिफेंस सिस्टम दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। उसने 90% हमलों को हवा में ही रोक दिया, लेकिन वो 10% वो तबाही के लिए काफी थी। मिसाइलों का मलबा पाम जुमेराह के लग्जरी होटलों पर बरसा। बुर्ज अल अरब के पास आग लग गई। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर सीधा हमला हुआ। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि शहरों के बीचों बीच, टूरिस्ट्स के बीच लड़ा जा रहा था। सबसे बुरा हाल दुबई एयरपोर्ट का था। टर्मिनल 3, जहां से सबसे ज्यादा इंडियंस उड़ान भरते हैं, धुएं से भर गया। सोचिए उन हजारों भारतीयों के बारे में जो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। अचानक अनाउंसमेंट होती है, लाइटें बंद हो जाती हैं और बाहर धमाकों की आवाज आने लगती है। वे एक कांच के पिंजरे में कैद हो गए थे, न भागने का रास्ता, न छिपने की जगह। बम दुबई और तेहरान में गिर रहे थे, लेकिन धमाकों की गूंज भारत के हर घर में सुनाई दे रही थी।
सोचिए, खादी देशों में 85 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। वे वहाँ सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे भारत की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए वे भारत भेजते हैं। लेकिन बमों से ज्यादा खतरनाक वो आर्थिक हथियार जो ईरान ने इस्तेमाल किया। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ये दुनिया की शाहरग है। दुनिया का 30% तेल इसी संकरी गली से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है। जैसे ही यह रास्ता बंद हुआ, भारत में हड़कंप मच गया। रातों रात पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। और जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, आपकी थाली की रोटी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा। रुपया डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले लेवल पर चला गया। एक आम भारतीय जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, अब अपनी रसोई में, अपनी बचत में इस युद्ध की कीमत चुका रहा था। दिल्ली में सरकार एक डिप्लोमेटिक रस्सी पर चल रही थी। एक तरफ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल था, दूसरी तरफ पुराना दोस्त ईरान, और बीच में फंसे थे हमारे 85 लाख नागरिक। 1990 के कुवैत एयरलिफ्ट के बाद यह भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस पूरे खेल में उन लोगों की आवाज दब गई जो न मिसाइल बनाते हैं न तेल बेचते हैं। ईरान के शहर मिनाब में एक स्कूल पर बम गिरा, 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए। इजराइल ने कहा यह हमारा डिफेंस का अधिकार है। लेकिन क्या एक स्कूल पर बम गिराना डिफेंस है? क्या 100 बच्चों की जान एक तानाशाह की मौत की कीमत है? धुआं अब छट रहा है, दुबई फिर से चमकने लगेगा। लेकिन इस तबाही को देखने के बाद हमें खुद से 3 कड़वे सवाल पूछने होंगे। हम अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे? क्या हम सच में आत्मनिर्भर हैं? क्या 21वीं सदी में भी महाशक्तियां अपनी मनमर्जी के लिए किसी भी देश को युद्ध में झोंक सकती हैं? आज आग खाद्दी में लगी थी तो आज हमारे घर तक आई। कल अगर यह चिंगारी एशिया में भड़कती है तो क्या हम तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, कांच के घरों में रहने वाले लोग अगर पत्थर फेंकना बंद नहीं करेंगे तो अगली बारी शायद हमारी हो सकती है।